पहले हम लोग द्विध्रुव बनाए थे बाबू, अब देख लो इत्मीनान से, रिलैक्स भी हो जाओगे इसी बहाने। इस द्विध्रुव से स्मॉल आर दूरी पर इस द्विध्रुव से स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु है, उसका नाम क्या बाबू, P। ये हो गया यहाँ पर प्लस Q। देखो कल जितना कुछ समझाए थे, हाँ बाबू, बार बार कल भी ऐसी मिस्टेक हो रहा था, ये बार बार होता है। कल जैसे जितना कुछ कहे थे आज उसी चीज को दोहराएंगे, इसलिए आज हमको ज्यादा चिल्लाना नहीं पड़ेगा। द्विध्रुव से किसी भी पॉइंट पर बोला, इसलिए किसी भी पॉइंट का मतलब वो पॉइंट कौन है, P, जो ना तो अक्ष में है और ना तो निरक्ष में है। तो द्विध्रुव से स्मॉल आर दूरी पर है, वो कोई पॉइंट है। ये O हो गया, इसका नाम A और इसका नाम B। जितनी बार भी, चाहे अक्षीय स्थिति हो चाहे निरक्षीय स्थिति हो, जितनी बार भी हम लोग विभव का आकलन किए हैं द्विध्रुव से, हर बार प्लस Q आवेश से भी बिंदु का दूरी निकालना पड़ा था और माइनस Q से भी। तो अब हम यहां पर प्लस Q से उस बिंदु के बीच की दूरी को लिखेंगे, जो हमको पता भी नहीं है। इसका नाम R1 और ये हो गया, नाम नहीं बल्कि वैल्यू R2 हो गया, क्योंकि दोनों अलग अलग है ना। R1 अलग है, R2 अलग है, देखने में भी लग रहा है R1 ज्यादा लग रहा है, R2 अलग है, तो इसलिए R1 R2 कर दिया। फिर हम कल बात कर रहे थे कि इसको निकाला कैसे जाए, क्योंकि जब तक R1 R2 नहीं मालूम होगा हम KQ अपन R लागू नहीं कर सकते। तो हमको R1 चाहिए, क्योंकि प्लस Q आवेश से विभव अगर निकालोगे तो वो होगा V प्लस Q, जिसका वैल्यू होगा KQ अपॉन R। और V माइनस Q जब तुम निकालोगे तो वो हो जाएगा K माइनस Q अपॉन R। तो एनी हाउ हमको R1 R2 चाहिए। जब हमको ये बात मालूम है कि हमको R1 R2 चाहिए, तो क्यों ना हम सबसे पहले R1 और R2 को ही कैलकुलेट करें, है ना। इसलिए हम R1 R2 को कैलकुलेट करने का काम शुरू करते हैं। और उसके लिए क्या करना पड़ता है, इसको हटा देते हैं बाबू। उसके लिए क्या करना पड़ता है बाबू, इसको 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 बढ़ाते हैं ना, OP को बढ़ाते हैं और इन पॉइंट से परपेंडिकुलर गिराते हैं। और कल परपेंडिकुलर के बारे में एक बात बताया था कि जिस रेखा पर परपेंडिकुलर गिरती है, तो जिस पॉइंट से वो गिर रही होती है उस रेखाखंड को अपने बराबर बना लेती है। कल बात कर रहे थे हम इस चीज को ना। तो अगर इस तरह से देखा जाए कि एक रेखाखंड यहां हो इसका, और एक रेखाखंड ऐसे जा रही हो, हमको बिल्कुल इसके बराबर का एक अंश चाहिए इस पर, तो हमको क्या करना है, यहां से इस पर एक लंब गिरा देना है। जहां पर ये लंब गिरेगा वो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। हमको यही R1 के बराबर अंश चाहिए। उसके लिए क्या करना है, पहले हम इसको थोड़ा सा दीर्घ करते हैं, इसको बड़ा करते हैं। कर दिया बाबू। अब यहां से हम इस पर परपेंडिकुलर गिरा देंगे। ये भी तो डॉट लाइन में ही काम करना पड़ेगा। गिरा दिया यहां पर, और ये गिरा 90 डिग्री। नाम क्या रख दें इसका बाबू, M। यानी AM जो है वो परपेंडिकुलर हो गया है किस पर, OP रेखाखंड पर। सही बोल रहे हैं बाबू। अब OP रेखाखंड तो यहीं पर है, सर परपेंडिकुलर कैसे गिरा है, तो क्या हम कल वर्ड यूज किया था, बाह्यता लंबवत है ये। बाह्यता लंबवत का मतलब बाहरी तौर पर उस रेखाखंड पर, OP रेखाखंड को जब हम बढ़ाते हैं तब ये AM परपेंडिकुलर उस पर गिर जाता है। ये लंबाई क्या है भाई, A, क्योंकि द्विध्रुव है ना, तो ये लंबाई क्या हो गई, A हो गई। अब हम देखेंगे क्या कि ये जो A से P की लंबाई है वो P से M के लंबाई के बराबर होगी। हम डिस्कस करेंगे इसको, पहले हम इसको फोटो पहले बनाओ। एक चीज और करना बाकी रह गया, यहां से भी नहीं गिराना पड़ेगा। एक मिनट बाबू देख लो पहले। यहां से भी परपेंडिकुलर गिरा देंगे, नाइन्टी डिग्री, इसका नाम N। एक काम कीजिएगा, पहले फोटो बना लीजिए, उसके बाद हम लोग बात करेंगे। ये लिख करके फोटो बनाओगे, और जब हम लोग डेरिवेशन करेंगे तब देख लेंगे कि जो बनाकर तुम लाए थे, जो हम कल बोले थे कि इसको बना लीजिएगा, दोनों मिलता है कि नहीं मिलता। ठीक हो गया। अब हम ये बात बता दिया, इसका मतलब कि अब हम अगले लाइन में क्या करेंगे, R1 के लिए कैलकुलेशन करेंगे। उसके बाद किसके लिए कैलकुलेशन करेंगे, R2 के लिए। फोटो बना चुके हैं ना बाबू, लिखिएगा R1 की
गणना। सबसे पहला काम तो यही करना पड़ेगा सर, ऐसे डैश लगा दोगे, R1 की गणना, और अंडरलाइन कर दीजिएगा, थोड़ा सा डार्क कीजिएगा। एग्जाम में होंगे तो लाइन के ऊपर में लाइन मत चला दीजिएगा बाबू, बीच में ऐसे थोड़ा गाढ़ा लाइन, ऐसे 2-3 लाइन ऐसे कर दीजिएगा, साफ साफ लगेगा देखने में। 2 कलर मत यूज करने लग जाना वहां। R1 की गणना करें, तो R1 की गणना के लिए तुमको सबसे पहले कौन सा काम करना पड़ा बाबू? R1 का कैलकुलेशन जब हम करना चाहेंगे तो सबसे पहले क्या काम करना पड़ा? ए से OP पर हमको एक परपेंडिकुलर डालना पड़ा AM के नाम से। तो हम सबसे पहले यहां लिखेंगे R1 की गणना में कि AM जो है वो परपेंडिकुलर आएगा किस पर? OP पर। ये हमको लिखना पड़ेगा, ठीक। इसके बाद जैसे ये परपेंडिकुलर डालेंगे तो अब हो जाएगा, अतः अब क्या दिखेगा हमको कि R1, सॉरी नाम दे दिया जाए R1 का, क्या है वो? AP जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? MP या PM के बराबर हो जाएगा। सही है क्या? कोई दिक्कत यहां तक नहीं? और इसी को हम कह सकते हैं कि AP MP के बराबर है MP पूरी लंबाई, O से M की लंबाई प्लस O से P की लंबाई। अब AP जो है वो है अपना R1, OM जो है वो हमको फिलहाल पता नहीं है, और OP जो है वो वैल्यू क्या है बाबू? सही है ना? अब हमको क्या चाहिए? OM चाहिए, ये वाला। इसका कोई नाम तो अभी कुछ दिए नहीं समीकरण का, ये हो गया समीकरण वद। अब हम करेंगे OM का, तो यहां लिखेंगे ट्रायंगल, क्या नाम है भाई उसका? AOM, ट्रायंगल AOM में किसके वैल्यू को निकालना है? अब आप सोचिए, आपको OM निकालना है, 90 के सामने ये हो गया कर्ण, तो यहां पर थीटा फॉर्म करा रहे हैं हम इसको ताकि हम OM निकाल सके, ठीक। तो ये आधार के रूप में बनेगा, यहां मेरे पास कर्ण का एक वैल्यू दिया हुआ है ना, तो हम OM निकाल सकते हैं कॉस लगा करके। इसलिए थीटा हम किसको मान रहे हैं बाबू? इसको मान रहे हैं ना, इसको हम क्या मान रहे हैं? थीटा। चलो, तो यहां पे हम लिखेंगे ट्रायंगल AOM में कॉस थीटा इज इक्वल आधार बटे कर्ण OA, कॉस थीटा इज इक्वल OM, और OA का वैल्यू कितना दिया हुआ है? स्मॉल a, या करके हम इसको लिख सकते हैं OM इज इक्वल A कॉस थीटा। फिर लिखेंगे OM का यह मान किस में रखना पड़ेगा? समीकरण 1 में रखना पड़ेगा, 1 में रखने पर, ताकि हमको क्या हासिल हो सके भाई? R1, जिसके लिए हम ये पूरा काम कर रहे हैं। तो इसलिए 1 में आ जाएंगे, इसलिए R1 मिल जाएगा स्मॉल r प्लस OM, और OM का वैल्यू है A कॉस थीटा। इक्वेशन पहले देख लो, कोई सवाल हो तो करो। कल भी हम लोग बात कर चुके हैं ये चीज, अभी भी है, फिर से आया है, फिर से देख लेंगे, फिर से सवाल होगा, फिर बात करेंगे, देख लो। अगला किसका गणना होगा? R2 की गणना करनी है, चलो वो भी लिखते हैं। R2 की गणना, इसमें भी ना परपेंडिकुलर गिराना पड़ा था बाबू। किसको गिराए थे परपेंडिकुलर? BN गिराए थे ना, लिखेंगे BN परपेंडिकुलर किस पे गिराए थे? OP पर। तो लिखेंगे BN परपेंडिकुलर गिराया गया था किस पर? OP पर, जैसे वहां लिखा। अब परपेंडिकुलर गिराने से क्या फायदा हुआ कि BP, ये जो PB या BP जो भी बोलो, इसका लेंथ तो किसके बराबर निकलने लगा? इसके बराबर। तो हम लिखेंगे NP का लेंथ जो ऐसे R2 निकालना है ना, उसको उधर लिख देते हैं। BP का जो लेंथ होगा वो किसके बराबर हो गया बाबू? PN या NP के बराबर, जैसे वहां किया। अब उसको 2 भाग में तोड़ेंगे, तो BP इज इक्वल, अब ये NP को ब्रेक करेंगे बाबू पूरा, यहां से O से P का लेंथ, जिसमें से घटा देंगे O से N का लेंथ। अब ये वाला बात समझ में आ रहा है? तो BP का जो वैल्यू है वो है R2,
और ओ पी का वैल्यू है आर, ओ से पी आर है ये, और माइनस ओ एन हमको पता नहीं है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। अब इसको सेटिस्फाई करने के लिए हमको फिर से ट्रायंगल में जाना पड़ेगा ओ एन के लिए। अब ओ एन के लिए हम जो ट्रायंगल चुनेंगे वो है ये एन ओ बी, ट्रायंगल एन ओ बी। अब इस ट्रायंगल में फिर से वही चीज कॉस थीटा इज इक्वल, अब थीटा की तरह यही थीटा है ना बाबू, नहीं सॉरी, ये थीटा होगा तो ये लंब होगा, ये कर्ण होगा, ये आधार हो जाएगा, सही है। तो कॉस थीटा हो गया आधार ओ एन, और कर्ण कौन हो गया बाबू, ओ बी। तो कॉस थीटा इज इक्वल ओ एन, वो तो यूं ही रह गया, और ओ बी ए हो गया। सो ओ एन जो है वो कहला गया ए कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर, या इक्वेशन ना लिख करके इसको लिख देंगे क्या कि ओ एन का यह मान कहाँ रखने पर, समीकरण 3 ना, समीकरण 3 में रखने पर, बस रिपीट किए हैं बाबू, जैसे उधर R1 के लिए किए हैं ना, सब कुछ वही हुआ है। तो समीकरण 3 के हिसाब से आ जाएं तो R2 बराबर हो जाएगा R माइनस ओ एन, और ओ एन का वैल्यू क्या है, ए कॉस थीटा। अब ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। वहां पर भी बाबू जब हम ओ एम का वैल्यू लाए थे ना, तो समीकरण नहीं लिखे थे, हम लिख दिए थे ओ एम का यह मान समीकरण 1 में रखने पर। तो इसी तरह से ओ एन जब लाया तो उसको हम समीकरण का नाम ना दिया, बल्कि लिख दिया ओ एन का यह मान समीकरण 3 में रखने पर। तो 3 जो है उसमें जाकर के रख दिया, R2 मिल गया। सही है बात, यहां तक नोट किया जाए, पहुंचिए यहां तक बाबू। इसका रिपीट टेलीकास्ट है ये, बस वैल्यू सिर्फ चेंज है। थीटा, ये थीटा है ना, ये थीटा हो गया ना, थीटा के सामने कौन सी भुजा होती है, ये लंब हो गया। 90 के सामने कौन सी भुजा होती है, कर्ण हो गया। तो ये कौन सा भुजा कहलाएगा बाबू, आधार। तो आधार बटा कर्ण किया गया। हो गया। अब देख लो बाबू इधर आराम से। अब दोनों तरफ से पहले, अब हम R1 R2 हमको मिल चुका है, अब हम विभव देखेंगे, लेकिन पहले विभव किसके द्वारा देखेंगे, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पे विभव, फिर निकालेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, और उसके बाद निकालेंगे द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विभव, जिसमें दोनों विभव को क्या कर देना होगा, जोड़ देना होगा। अब हम यहाँ लिख रहे हैं, ये सब कैलकुलेशन के बाद अगले लाइन पर आप लोग लिखिएगा ऐसे कि प्लस क्यू, पहले देख लो बाबू, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, वो क्या कहलाएगा, V प्लस में Q इज इक्वल टू फॉर्मूला से के क्यू अपॉन आर, और R की जगह पे कौन होगा, R1, तो क्या निकल जाएगा, के क्यू अपॉन आर प्लस ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा। काम खत्म हो गया। उसी तरीके से माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, V माइनस का Q इज इक्वल टू के माइनस क्यू अपॉन R2, तो ये हो गया माइनस का के क्यू अपॉन R माइनस का A कॉस थीटा। मिल गया। ये द्विध्रुव के कारण नहीं है, ये प्लस क्यू आवेश के कारण है और माइनस क्यू आवेश के कारण है। अब हम लिखेंगे द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विभव। इसलिए द्विध्रुव
जिसका नाम हम रख चुके हैं ए बी के कारण बिंदु P पर विभव इज इक्वल टू वी पी इज इक्वल V प्लस क्यू एंड प्लस V माइनस क्यू। शुरू में ही हम लिख दिया है कुल विभवों का योग होगा, तो दोनों को योग कर दिया। Vp इज इक्वल क्या निकला था भाई, एक के क्यू अपॉन आर प्लस ए कॉस थीटा प्लस माइनस का के क्यू अपॉन आर माइनस ए कॉस थीटा, यही ना था बाबू। Vp इज इक्वल के क्यू अपॉन आर प्लस ए कॉस थीटा और माइनस के क्यू अपॉन आर माइनस ए कॉस थीटा। अब यहाँ से आपका वाला काम है, अब देख लो कि यही काम किए थे या किताब उलट के नोट किए हो, मिला लोगे आराम से। अभी नहीं बाबू, अभी देख लो पहले। Vp इज इक्वल के क्यू कॉमन बनेगा बाबू, 1 अपॉन आर प्लस ए कॉस थीटा माइनस ए कॉस थीटा। Vp इज इक्वल के क्यू एलसीएम आर प्लस ए कॉस थीटा एंड आर माइनस ए कॉस थीटा। प्लस वाला कैंसिल हो गया, माइनस वाला को 1 से गुना करेंगे, आर माइनस ए कॉस थीटा। एक काम हो गया बाबू, बीच में माइनस है लगा दिया, माइनस कैंसिल हो गया, प्लस वाला लिखा जाएगा आर प्लस ए कॉस थीटा। देखो सही है यहाँ तक, एक लाइन Vp बनेगा, Vp बराबर हो गया बाबू के क्यू, अब यहाँ पर आर माइनस ए कॉस थीटा और माइनस प्लस माइनस आर माइनस प्लस माइनस का ए कॉस थीटा, और नीचे देखो ए प्लस भी और ए माइनस भी दिख रहा है, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर यानी कि बी स्क्वायर। अगर कुछ कट जाए तो कट गया। अब हमको दिख रहा है यहाँ पे बाबू जैसा कि Vp बराबर के क्यू भी है और वहां पर माइनस का 2a कॉस थीटा है और अपॉन में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है। फिर से वही चीज बाबू, आर स्क्वायर मच ग्रेटर देन किससे, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा से, मतलब दूरी ज्यादा है, आर स्क्वायर का वैल्यू ज्यादा है, वही चीज ना हुआ। तो फिर से ये वाला वैल्यू सिर्फ आर स्क्वायर के रूप में रहेगा। Vp बराबर, अच्छा Q इंटू 2a भी है बाबू, तो ये हो जाएगा P, तो माइनस का मिलेगा हमको Kp कॉस थीटा और अपॉन में रह गया मेरे पास आर स्क्वायर। ये रहा, को ये काम करना है। स्थिति कौन सी स्थिति अभी आएगी, स्थिति नंबर 1, जब थीटा इज इक्वल कितना डिग्री, 0 डिग्री। इसका मतलब क्या होगा, अर्थात बिंदु P की अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में, अब तुम इसको कहाँ लिख रहे हैं सर, जल्दी लिख देंगे, 2 बार तो कर ही चुके हैं। एग्जाम में ये तुमको सेपरेट मिलेगा ये क्वेश्चन, अब ये सेपरेट मिलेगा तो तुमको सही से ना बताना पड़ेगा कि थीटा 0 डिग्री का मतलब है ये बिंदु P कहाँ है बाबू, अक्षीय स्थिति में है, इसलिए तुम उसका रिजल्ट निकालोगे। तुम बोलोगे एक अक्षीय तो बना ही चुके हैं सर, जल्दी से इसको करके खत्म करेंगे। जल्दी कैसे तुम इसको खत्म करोगे, ये अपने आप में इकलौता क्वेश्चन है, ये अलग सवाल है। इससे पिछले वाला अलग सवाल था, उसके पहले वाला अलग सवाल था, तो ये भी अलग है। एग्जाम में तीनों नहीं आएगा साथ में, कोई एक आएगा, जैसे ये जो लॉन्ग में जा रहा है वही लॉन्ग जैसा आएगा, निरक्ष वाला तो आएगा नहीं। हाँ दिन बहुत अच्छा है तो निरक्ष वाला दे दे, लेकिन अब तक तो ऐसा किया नहीं है। तो बिंदु P की अक्षीय स्थिति में थीटा जब 0 रखते हैं तब Vp क्या बनाता है, माइनस का Kp कॉस 0 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर, और इसलिए इसलिए जो Vp बना वो हो गया माइनस का Kp अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि कॉस 0 डिग्री किसके इक्विवेलेंट है, 1। पहली लिख लो बाबू, पहली स्थिति, और उसके नीचे लिखिएगा फिर
उसके नीचे लिखिएगा स्थिति नंबर 2, जब थीटा इज इक्वल 90 डिग्री, जो कि है अपना, अर्थात बिंदु P की निरक्षीय स्थिति में, बिंदु P की निरक्षीय स्थिति में VP इज इक्वल माइनस का KP कॉस 180 डिग्री अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल 0 अपॉन आर स्क्वायर, या VP इज इक्वल 0, क्योंकि कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है 180। हाँ देखो